देखें मित्रों, आज मैं अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत कोविड-19 पर चर्चा करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि वे होम्योपैथिक दवाएं जो इसके रोकने में और इम्यून बढ़ाने में काम आ सके और कुछ स्तर तक उसको नष्ट भी कर सके। तो देखिए, कोविड-19 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में दुनिया में उभरी है। पिछले मार्च से अब तक करोड़ों लोग संक्रमित हुए और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक डामाडोल हो गई। लाखों में मौतें हुई, लॉकडाउन से लाखों बेरोजगार हुए और उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। यह वायरस की एक बड़ी फैमिली है और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS अथवा सेंट्रल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी SARS के रूप में प्रकट होता है। इसके लक्षण तो लगभग अब आम हो गए हैं, फिर भी सूखी खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द, जुखाम यानी फ्लू, इन्फ्लुएंजा व निमोनिया से मिलते जुलते लक्षण होते हैं। 14 दिन में पूरा लक्षण साफ हो जाता है। यह छुआछूत से फैलता है लेकिन हवा से नहीं फैलता। वायरस 1 फीट से 1 मीटर तक अटैक कर सकता है। उम्मीद थी कि यह खतरा 4-6 महीने में टल जाएगा, लेकिन मार्च 21 तक कोविड-19 का खतरा टला नहीं। ऐसे भी जो बीमारी एक बार जीव जंतुओं मनुष्यों में एक बार पकड़ बना लेती है तो उसका समूल नष्ट होना असंभव हो जाता है। प्लेग, हैजा, चेचक, कैंसर, इन्फ्लुएंजा, जापानी इंसेफ्लाइटिस, बर्ड फ्लू से लेकर आज कोविड-19 तक पूरी दुनिया में इसका संक्रमण करोड़ों में फैल गया। बहुत लोग ठीक हुए और लाखों लोग कवलित हुए। इसकी वैक्सीनें भी आ गई हैं। विभिन्न देशों की विभिन्न वैक्सीनों का प्रयोग पूरी दुनिया में चल रहा है। इसके अस्तित्व और इलाज के साथ साथ वैश्विक राजनीति पर विवाद हो सकता है, लेकिन यह बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोविड-19 इन्फ्लुएंजा का एक विकसित रूप है, जैसे चेचक का सामान्य से खतरनाक स्वरूप है। कोविड-19 इन्फ्लुएंजा का एक रूप है, यानी कोविड-19 की खोज संक्रमण से सालों पहले किताबों में भी आ चुका था। हालांकि दुनिया भर की दक्षिणपंथी, वामपंथी, लोकतांत्रिक और फासिस्टवादी सरकारें अंततः वैज्ञानिक शोधों पर ही आश्रित रहीं और एलोपैथिक के मेटेरियलिस्टिक खोज को ही मौका देने में आगे रही है, जबकि परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों और वैश्विक स्तर पर इसकी 21वीं सदी की सबसे आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति को तरजीह किया पूरी दुनिया में नकार दिया गया। भारत में आयुष मंत्रालय के सलाह को भी आलोचना का शिकार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया, जबकि पूरी दुनिया में यह आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आखिर भारतीय उपमहाद्वीप में दुनिया की आधी आबादी कोरोना के विकराल कहर में भी सुरक्षित कैसे रह गई। यह अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका श्रेय मिला और मिलना भी चाहिए, क्योंकि तमाम आलोचनाओं के बाद भी उन्होंने आयुष मंत्रालय के होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और बाहरी तौर पर योगा के दवाओं और योग पर जाहिरात तौर पर कहीं किसी तरह का रोक नहीं लगाया। निष्पक्ष सर्वे करके पाया जा सकता है कि शहर से लेकर देहात तक 90% लोग अपने अपने तरीके से होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी दवाओं और जड़ी बूटियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर करते रहे और कोरोना के कहर से बचते रहे और भविष्य में भी बचते रहेंगे। यह भी एक बड़ी बात है कि भारतीय एलोपैथिक चिकित्सक भी तमाम दवाइयों का समुचित प्रयोग करते हुए घोर संक्रमित लोगों में से काफ़ी लोगों को बचाया और विश्व के लोगों को रास्ता दिखाया। सामाजिक दूरी के साथ माननीय PM मोदी के हाथ मिलाने, चुंबन करने, गले मिलने आदि की परंपराओं की जगह नमस्ते को पूरी दुनिया में स्वीकृति प्राप्त हुई। अन्यथा जिस तरीके से भारतीय आवाम स्वास्थ्य के मामले में लापरवाह रहती है,
या स्वास्थ्य कर्मियों की बेपरवाही होती है या दवाओं के अभाव में चिकित्सक बेचारे बने रहते हैं, उस परिस्थिति में भारत में तो लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मरना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आइए हम कोविड-19 के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाओं के योगदान या सहयोग या बढ़ाने के नाम पर इम्यून के नाम पर ही एक थोड़ा सा चर्चा कर लें। इसके पहले हम यह भी बता दें कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की चिकित्सा खोज या भारी योगदान कर रहे एलोपैथिक के कई नामी हस्तियां शिकार हो गईं। हम उन महान विभूतियों को दिल से नमन करते हैं और मानवीय समाज उनका चिरंजीवी रहेगा, चिरऋणी रहेगा। विदेशों में रह रहे कई बड़े महिला पुरुष चिकित्सक सर्जन ही नहीं, भारत में भी कई लोग शिकार हुए। हमारी उनके और उनके परिवार के लिए हार्दिक संवेदना है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम बताना चाहते हैं कि भारत सहित पूरी दुनिया में एक भी होम्योपैथिक चिकित्सक कोरोना का शिकार नहीं हुआ। शाकाहार पसंद लोग भी इससे बचते रहे। यहाँ तक जो लोग हमेशा होम्योपैथिक दवाओं पर भरोसा करके इलाज कराते हैं, वे भी इससे बचे रहे। और मैंने आयुष मंत्रालय के सलाह का पालन करते हुए आर्सेनिक 30 जिसको दिया या लोग स्वतः मांग कर ले गए, उनमें से किसी एक को भी यह बीमारी ग्रसित नहीं कर सकी। आखिर कुछ तो कारण है, और कुछ तो कारण है कि तमाम चिकित्सा पद्धतियों से निराश लोगों में से 80% होम्योपैथिक दवाओं से ठीक होकर जाते हैं। इसके साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति विश्वास की ही नहीं, बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक और पूर्ण आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है। जो अध्यात्म को नहीं समझता वह होम्योपैथ नहीं समझ सकता। होम्योपैथ को समझने के लिए इसकी फिलॉसफी और मूल दर्शन की किताब ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को ठीक से समझना पड़ेगा। यह भी बिल्कुल सत्य है कि 6 पोटेंसी के बाद होम्योपैथिक दवाओं में मूल पदार्थ खोजना असंभव है। होम्योपैथिक दवाएं मेटेरियलिस्टिक नहीं, बल्कि पावर में होती हैं। पावर वजन का विषय नहीं, बल्कि माप का विषय है। यहाँ पर मूल टिंचर, लो व हाई पोटेंसी की क्रियाविधि में काफ़ी अंतर होता है। यह या तो होम्यो चिकित्सक समझता है या मरीज। यहाँ तक कि होम्योपैथिक दवा की एक खुराक ही लोगों का कल्चर बदलने में सक्षम है। अब आइए कोरोना पर बात करते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा वैज्ञानिक अपनी अपनी लैब में कार्य कर रहे होंगे। यह तय है, तमाम बीमारियों के यहाँ प्रिवेंटिव्स हैं। यहाँ तो बहुत ही आसान है किसी भी संक्रमित बीमारी का प्रतिषेधक दवा तैयार करना। यदि दुनिया भर की सरकारों ने खुला मौका दिया होता तो 1 सप्ताह के अंदर पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रिवेंटिव दवा तैयार हो गई होती। लेकिन वैश्विक पूंजीवादी सोच की सरकारों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बहाने परंपरागत और इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति को मौका नहीं दिया। यह एक वैश्विक राजनीति है जिस पर अलग से बात होनी चाहिए, जो मेरा आज का विषय नहीं है। मित्रों, मैंने सलाह के तौर पर कुछ दवाएं पिछले मार्च-अप्रैल 2020 में ही सुझाए थे, जो बॉडी में इम्यून बढ़ाने के साथ ही कोविड जैसी घातक बीमारी के आक्रमण को सीमित कर सकती है और खतरे कम हो सकते हैं। आज की तारीख में यानी मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह तक अखबारों ने इसके तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को इंगित किया है। यानी प्रतिदिन 50,000 नई केसें मिलने की सूचना है। देश में 1.25 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं अब तक, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें बताई गई हैं और शेष स्वस्थ हो गए। वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण की खबरें हैं। फिर भी जो मेरा निजी विचार एक होम्योपैथ के नाते है, वह यह भी कि सभी को अवश्य ही वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट होता है। सामाजिक दूरी व मास्क का उपयोग आवश्यकता अनुसार अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग रोज या साप्ताहिक या महीने में अवश्य करना न भूलें। हमारे निजी विचार से आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाई गई दवा आर्सेनिक एल्बम 30 प्रतिदिन 1 बार जरूर लेना चाहिए। मेरी राय है
कि आर्सेनिक एल्बम 200 सप्ताह में एक बार या 1000 पावर की 15 दिन या 1 महीने में एक खुराक लेना ठीक रहेगा। इसी तरह नेट्रम सल्फ 1 mg और इन्फ्लुएंजियम 1 mg की भी कारगर हो सकती है। और यदि तीनों दवाएं पर्याय क्रम से 1 mg में एक एक खुराक 3 दिन में लिया जाए तो आप महीने में एक बार भी लेकर कोविड-19 ही नहीं, इन्फ्लुएंजा, एलर्जी, इंस्नोफिलिया आदि से भी बचे रह सकते हैं। हालांकि बार बार इन्फ्लुएंजा, एलर्जिकल प्रॉब्लम या इंस्नोफिलिया में इन दवाओं की पोटेंसी 10 mg भी हो सकती है और 2x, 3x भी। साथ में ज़रूरत है के अनुसार सेंगुनेरिया नाइट्रेट और लेमनामाइनर, फेरमफास, निट्रमूर आदि भी दी जाती है, लेकिन यह अलग का विषय है। यदि मरीज को कोविड-19 के नाम से ही मृत्यु भय सताने लगे तो कार्सिनोसिन 1 mg पर भी ध्यान देना चाहिए। नेट्रम आर्स, नेट्रम सैलिसिलिक, हिपरसल्फर सहित तमाम दवाएं हैं जिसे किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह या देखरेख में चलाना चाहिए। मेरी समझ है कि कोरोना में गला ज़्यादा प्रभावित होता है। बेहद दर्द, सूजन और इन्फेक्शन इतनी तीव्र और एकाएक दिखाई देता है कि मरीज कातर हो चिल्लाने लगता है। यहाँ पर एकोनाइट, मर्कसाल और बेलाडोना की हाई पोटेंसी यानी 1 mg पर तत्काल और 5-5 मिनट पर रिपीटेड डोज को प्राथमिकता देना चाहिए। बेहद संवेदनशीलता और दर्द में कैमोमिला पर सोचा जा सकता है। ऐसे कुछ चिकित्सक कैम्फर क्यू की भी बात करते हैं, इसलिए कि कैम्फर, आर्सेनिक आदि भयंकर कॉलरा को भी कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। हालांकि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। यह भी सच है कि सभी सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, इंस्नोफिलिया, दमा कोरोना नहीं है। अलबत्ता यह कोरोना को यह न्योता दे सकता है और बीमारी को खतरनाक स्तर तक पहुंचा सकता है। ऐसे भी कोरोना के नाम जो मौतें के विश्लेषण समाचार पत्रों में आए हैं, उनमें से लगभग 60% मौतें भय, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, दमा, टीबी, कैंसर आदि से ग्रसित लोगों की ज़्यादा हुई है। इसलिए हमें आप सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही एक बात और बता दें कि कोरोना के नाम से ही मृत्यु भय बढ़ जाता है, जिससे भी मौतें हो गई रही हैं। जीवनी शक्ति बेहद कमज़ोर होने लगती है और व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ऐसे कार्सिनोसिन से ज़्यादा मृत्यु भय सिफिलिनम में है। जहाँ तक होम्योपैथिक प्रिवेंटिव या प्रोफाइलेक्टिव की बात है, हमें नोसोड्स और सार्कोड्स पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। ये दवाएं प्रिवेंटिव के साथ क्यूरेटिव भी होती हैं। ये डीप एक्टिव होती हैं, हालांकि कार्य पद्धति धीमी होती है ऐसा माना जाता है, लेकिन सच नहीं है। इसकी उच्च शक्ति प्रिवेंटिव और मध्यम क्यूरेटिव होती है। एलोपैथ या होम्योपैथ में अधिकतर टीके या वैक्सीनें उन्हीं बीमारियों के संक्रमित सेलों या सिक्रीशनों से तैयार की जाती हैं। इसलिए कोरोना का प्रिवेंटिव टीका या होम्योपैथिक दवा भी कोरोना पीड़ित के कफ, सिक्रीशन या संक्रमित सेलों से ही इजाद करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग भी क्यूरेटिव के रूप में इन्फ्लुएंजिन 1 mg या 10 mg सप्ताह में और भय से मुक्ति के लिए सिफिलिनम 1 mg 10 mg 15 दिन पर और संक्रमित को ठीक करने के निमित्त फेरमफास 200x, नेट्रमूर 200x, नेट्रम सल्फ 200x के साथ एपिसमेल 200, मर्कसाल 200 या 1 mg आर्सेनिक एल्बम 30 सुबह, दोपहर, शाम खिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिपरसल्फर, एंटीमटाट, ब्रायोनिया, आर्सायोड का समयानुसार उपयोग में लाना चाहिए। सैनिटाइजर के लिए कैलेंडुला मदर टिंचर से ज़्यादा उपयोगी कोई दवा नहीं है। इसके अतिरिक्त टिटॉल, स्प्रिट, एल्कोहल, फिटकरी भी सैनिटाइजर के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है और साथ ही मास्क और दूरी व सरकार के निर्देशों का पालन ही इससे बचने का सही तरीका है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।